हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेस पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेस के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं, अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करता हूं तो आपको केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जी हां, मजेदार और शानदार तरीके से। हिंदी मीडियम पे क्लास 6 से लेकर और 12 तक की एजुकेशन, और दोनों पे सर सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ करवाया जाता है। इंटेक्स एज वेल एज एग्जाम्पलर भी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। और पता है बच्चा बहुत परेशान होता है एक चीज को लेके, सर जी नोट्स नहीं बन रहे सर, सर जी नोट्स नहीं बन रहे सर। मैंने कहा अरे बाबू, ई नोट्स एंड ई बुक्स दोनों हो जाएगा, घबराना नहीं है बस। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है बस। आपको ये दोनों अवेलेबल है, जिसके लिए आपको जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे, और वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करिए, अपने नोट्स उठा लीजिए। वहां एक और लिंक होगी सर, क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ रखें, बढ़िया है, वही सबसे काम किया। उसके बाद इसका नंबर आता है, उसके बाद। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर आज क्या लेके आए हो? मैंने कहा कल क्या लाया था? कल लाया था टाइप 2, खत्म हो गया, आज मिलेगा टाइप 3। बोला था ना, कमेंट में लिखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या सर? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बढ़िया। और इसमें भी सर 2 पार्ट में आने वाले क्या? मैंने कहा हाँ ना भाई, देखो ना 28 से 39, जी हां 28 से 39। सर मतलब वीडियो बड़ा है। मैंने कहा बड़ा था, लेकिन अपन ने कहा होने ही नहीं देंगे, वही अपनी लेंथ चलेगी 50 से 60 मिनट वाली, बस। कि सटीक पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, लाजवाब पढ़ो और मजेदार पढ़ो, ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक? एक बार हाथ ऊपर कर दो सर। सर मैंने तो कर दिया, सही जा रहा हूं, ठीक है। ले आओ पेन कॉपी सब कुछ, स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से करें। सर एक चीज और है सर, ये आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सर, इसलिए रेडी रहिए तूफान मचाने के लिए, ठीक है? डन। चलो तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 28। मैं आपसे हमेशा कहता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर मेरे को बताओ, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28? चलिए देखा क्वेश्चन पहला। सर जी पहला क्वेश्चन सुंदर, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है वो देखना है अपन को। मजा आएगा सर, मजा आएगा सर, मजा आएगा। मैं आपको पहले ही कहता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम करना है सर। काम सॉलिड रहेगा, अपन जीत जाएंगे। कैन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू बी मेजर्ड? क्या हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का मेजर कर सकते हैं? सर इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट का मतलब यही है, इंडिपेंडेंटली की बात कर रहा है वो। इंडिपेंडेंटली हम ये काम नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, नहीं कर सकते। समझ रहे हो? इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। क्यों? इंडिपेंडेंटली अगर आपने बात करी, किसी भी एक इलेक्ट्रोड को ले लिया, किसी भी किसको ले लिया सर? इलेक्ट्रोड्स को ले लिया। रुक जाओ, ये ले लिया, ठीक है। लेट सपोज जिंक की इलेक्ट्रोड है। क्या है? जिंक की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। हमने कहा अच्छी बात है। इसके अंदर जिंक, अब इसमें हाफ सेल रिएक्शन नहीं हो सकती सर, हाफ सेल रिएक्शन नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस इसको मेरे को एक दूसरे सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस सेल रिएक्शन हो पाएगी। सर आधे में कोई रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए कभी भी चांस नहीं है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड को मेजर अकेला किया जा सके। नो सर नो, चांस ही नहीं है।
अगर आपको मेजर करना है तो आपको SHE का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर आपको या तो सेल पोटेंशियल के लिए दूसरी इलेक्ट्रोड्स का सहारा लेना पड़ेगा, बिना उसके चांस ही नहीं है, बिना उसके चांस ही नहीं है। आप कितनी भी जान लगा लो आप कितनी भी जान लगा लो, बिना उसके चांस नहीं है। लिखवा लो सर, लिखवा लो। ये देखिए सर, नो। मैंने कहा था ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था सर, इस पे तो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। मतलब मैं सोचा था ये तो ऐसा था कि आपको ये बात पता ही होनी चाहिए थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। चलो, नो मतलब नो, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, बढ़िया तरीके से। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन। चल, क्या बोल रहा है? कैन ई नॉट सेल और आपका डेल्टा जी, नहीं भाई, दोनों जीरो नहीं हो सकते, चांस ही नहीं है। ई नॉट सेल आपका जीरो, जीरो बिल्कुल भी नहीं। सर कैसे पॉसिबल है सर? आप किसी भी सेल रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल थोड़ी जीरो होगा भैया, आपका ईएमएफ थोड़ी जीरो होगा। अगर आपकी एक सेल रिएक्शन हो रही है, मतलब आपने सेल बनाया है, तो उसका कुछ ना कुछ तो ईएमएफ आएगा ना, कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा ना भाई। तो अपन ये बोलेंगे सर जी कि ईएमएफ जीरो नहीं हो सकता, ईएमएफ जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो ईएमएफ आएगा, नहीं तो फिर आपका सेल ही नहीं है। तो भैया इसका आंसर भी है नो। तो देख रहे हो, दो आंसर तो सिर्फ यस और नो करने थे। मैंने कहा यार इतने आसान कैसे इतने आसान कैसे? शॉर्ट आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में आपके यस और नो वाले क्वेश्चन आ गए। मैंने कहा सर जी यही होता है केमिस्ट्री में, कभी कभी सीधा सीधा पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव आ जाता है। हाँ ना, एक लाइन दो लाइन में आंसर्स खत्म, एक लाइन या फिर आपकी दो लाइंस में आंसर्स खत्म हो जाते हैं भाई। क्या खत्म हो जाते हैं? आंसर्स खत्म हो जाते हैं एक लाइन दो लाइन में, बिल्कुल बिंदास तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। नो नो नो। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 जल्दी। नो नो नो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ जाइए। अब क्या बोल रहा है? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ई सेल जीरो होता है और डेल्टा जी जीरो होता है? देखो सर, ई सेल जीरो हो सकता है, इसको तो मैं मान सकता हूं सर, ईएमएफ जीरो नहीं हो सकता था, ये तो मैं फिर भी मान लूंगा। ये सेल पोटेंशियल आपका जीरो हो सकता है, ये बात तो मैं आपकी मान लूंगा कि सेल पोटेंशियल को मैं जीरो बोल सकता हूं। लेकिन जो मेरा ईएमएफ होता है, या जिसको मैं ई नॉट सेल कहता हूं भाई, वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप। वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप। इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अच्छा, ये दोनों कौन सी कंडीशन है मैं बता देता हूं आपको। सर ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये चीजें आपको बराबर मिलती हैं। ओके, हाँ सर, इक्विलिब्रियम पे बराबर आपको मिलती है कि डेल्टा जी आपका जीरो है, साथ ही साथ ई सेल भी आपका जीरो है, साथ ही साथ ई सेल भी आपका जीरो है। ये देखो, सुंदर टिकाऊ, ये देखिए, देख लीजिए एक बार। मेरे हिसाब से तो क्लियर है ये बात, यहां तक तो कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा डन सर। फिर डरना क्यों है? फिर डरना क्यों है? आगे चलें। इक्विलिब्रियम पे ये सारे खेल होते हैं। देख रहे हो सर कितने जल्दी अपने 3 क्वेश्चन हो गए। क्या बोल रहा है? व्हेन द सेल रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम। देखा, जैसे इक्विलिब्रियम आएगा हमारा काम हो जाएगा, जैसे इक्विलिब्रियम आएगा हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन, बिल्कुल सही है, मैंने कहा डन, बिल्कुल सही है।
ठीक, बढ़े आगे। चल, क्या बोल रहा है? What does the negative sign in the expression mean? अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो E नॉट का साइन है, मतलब ये जैसे Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.76 वोल्ट का क्या मतलब है? ये माइनस का क्या मतलब है सर? ये नेगेटिव का क्या मतलब है? ये अपन थोड़ा समझाइए। तो मैंने कहा सर नेगेटिव का मतलब समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में समझ में जाएगा, लेकिन इस नेगेटिव के मतलब को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए कैसे, इसका यह मतलब है कि अगर मैं आपसे हाइड्रोजन से कंपेयर करवाऊं, किससे? अगर अपन हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो क्या है? ये 0.00 वोल्ट, यही है ना अपना? क्या है? 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। अगर देखा जाए तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सर? इसका क्या है? कम। इसका यह मतलब होता है कि सर अगर किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, दैट मीन्स वो मोर रिएक्टिव है, दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये भी हो सकता है भैया, अपने सॉल्यूशन में से जिंक उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस भी करा देगा। ये काबिलियत भी है किसके पास? जिंक के पास। अगर उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आगे अगर माइनस लगा है तो माइनस का मतलब ये होता है सर माइनस का मतलब ये होता है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है, एकदम सटीक, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चले आगे चलें बढ़िया तरीके से। यस सर, देख तो लेते हैं सर, इनने भी कुछ लिख के दिया होगा। मैंने कहा देखो लिखा तो होगा फटाफट हो रहा है, तेजी में देखते चलो। It means that zinc is more reactive than hydrogen. When zinc electrode will be connected to SHE, zinc will get oxidized and hydrogen will get reduced. पक्की बात है, पक्की बात है। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो यही होगा। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो यही आपको देखने को मिलने वाला है। मैंने कहा डन, एक तरफा तरीके से। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर है? 31 क्लियर है? 31 क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, थर्टी वन क्लियर है, बिल्कुल सही तरीके से। मैंने कहा ठीक है डन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलने वाला है। सर कुछ तो बोलेगा ही, है ना, ऐसे छोड़ेगा थोड़ी कि 32 बोलेगा अरे नहीं रहने दो अरे नहीं रहने दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्या कह रहा है सुनिए, एक्वस कॉपर सल्फेट solution and aqueous silver nitrate solution are electrolyzed by 1 ampere current for 10 minutes। ठीक है भैया, करंट कितना दे दिया? 1 एम्पियर। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। तो टाइम दे दिया 10 मिनट, 10 मिनट बोले 10 इंटू 60 600 सेकेंड। ये देखो, सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। विल द मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड बी सेम और डिफरेंट? एक्सप्लेन योर आंसर। अब भैया आपके पास दो सेल है ना, दो सेल है, एक कॉपर का और एक इलेक्ट्रोड, एक सिल्वर का। मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रोड का है, गजब हो रहा हूं मैं भी। एक कॉपर का है और एक सिल्वर का है।
एक किसका है, कॉपर का और एक सिल्वर का। मैंने कहा ठीक है सर। इन दोनों पे बात चल रही है सर, कॉपर पे और सिल्वर पे, इन दोनों पे बात चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है सर, बात कर लेते, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, कॉपर को भी समझ लेंगे और सिल्वर को भी समझ लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर। सबसे पहली बात, फैराडे का सेकंड लॉ आया था। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसने क्या कहा था, अगर आपके दोनों सेल में सेम करंट है, अगर आपके दोनों सेल में सेम करंट पास हो रहा है, तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा पहले वाले सेल में या दूसरे वाले सेल में, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। किसके बराबर होगा सर, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात समझ गए हम, आपकी बात समझ गए हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, तो मतलब हमें यह देखना है कि भैया वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ सिल्वर कब सेम होगा, जब उनके इक्विवेलेंट वेट सेम हो। तो पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं सर पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। तो सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलार मास अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलार मास अपॉन वैलेंसी, मोलार मास अपॉन वैलेंसी। मैंने कहा ठीक है सर, मोलार मास अपॉन वैलेंसी क्या होता है, मोलार मास अपॉन वैलेंसी। ठीक है सर, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की बात करें अपन, किसकी बात करें, कॉपर की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की बात करें, मैंने कहा ठीक है सर, कैसे होगा, मोलार मास ऑफ कॉपर अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी क्या है कॉपर की, 2। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या सर, क्या सिल्वर, मोलार मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 1। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। मास देखो सर, कॉपर का मास कितना होता है 63.5 अपॉन 2, इधर मास कितना होता है 108 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 108। सर ये इनका इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना आ रहा है 108, और सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना आ रहा है, ये 63.5 डिवाइडेड बाय 2। दोनों अलग है क्या, नहीं है, बिल्कुल अलग है। और अगर दोनों के सर इक्विवेलेंट वेट अलग होंगे तो डेफिनेटली वेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिल्वर और सिल्वर के साथ कॉपर, दोनों का वेट अलग अलग डिपॉजिट होगा। 100% सर डिफरेंट डिपॉजिट होगा। और मैंने बता दिया क्यों होगा, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग आ रहा है, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग आ रहा है। कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिल रही। मैंने कहा ठीक है सर, डन। चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। हो गया, हो गया क्या, नहीं हो गया? अगर हो जाए तो बता दीजिएगा सर, फटाफट खत्म करके सटासट अपन आगे बढ़ने वाले हैं, और कोई दिक्कत नहीं आनी सर, अगर आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, डन। चले, अरे यार तुम लोग यार बोलते नहीं हो फिर। चलिए सर, चलिए चलिए, ठीक है। देखो क्या बोला अपन ने, according to Faraday's second law of electrolysis, the amount of different substance liberated when same quantity of electricity is passed through electrolytic solution is directly proportional to their chemical equivalent weight. बात समझ रहे हैं? अगर सेम करंट है,
तो जो उनका वेट होता है वो भैया उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। जो उनका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वेट होता है वो किसके बराबर होता है सर जी? इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। हमने कहा ठीक है सर, आगे सुनिए। इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज, ये इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, where E1 and E2 have different values depending upon number of electron required to reduce the metal ion. To reduce the metal ion. कितने इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए उस हिसाब से अपन देखते हुए चलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट में देखा ना अपन ने, वैलेंसी देखा था ना, कैसे निकाला था? E1 निकाला था मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। E2 कैसे निकाला था? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। मैंने कहा बिल्कुल सही। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? डन। चलो आगे देखो, ये भी सही है बिल्कुल। फाइंडिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, वैसे हमें पता थी उनकी वैलेंसी। ये देखिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं और यहां पर सिल्वर को 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, इसलिए वैलेंसी इस हिसाब से जाएगी। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या निकाला था? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी 2। इधर पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या निकाला था? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, उसकी वैलेंसी के साथ मैंने तो उसको निकाल के बताया आपको कि ये आएगा कितना, 63.5 डिवाइडेड बाय 2, और ये आएगा अपना कितना, मोलर मास कितना होता है सिल्वर का, ये इनका इक्विवेलेंट वेट। अपन तो वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनके मोलार मासेस भी डिफरेंट, गिवन वेट भी डिफरेंट होंगे। W1 और W2 जो डिपॉजिट होंगे वो भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। इसको समझ जाइए तो आपकी बात हो जाएगी। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी फटाक से नोट डाउन करिए। कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए। डन 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 हो गया। चलो बेटा मैं साइड हटता हूं ना, तो इसका ये मतलब होता है कि आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। साइड हटा, आप फटाक से एक बार 3 उंगली फेर दो, फट से तेजी में स्क्रीनशॉट आ जाता, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं चलता सर, बिल्कुल पता नहीं चलता। देखिए सिंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर डिफरेंट, दोनों का इक्विवेलेंट वेट कैसा है? डिफरेंट है। डिपॉजिटेड वेट ऑफ बोथ विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू फैराडेज सेकेंड लॉ। दोनों का जो वेट डिपॉजिट होगा अलग होगा। किस किस का? कॉपर का और सिल्वर का। मतलब दोनों भाई अलग अलग डिपॉजिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Therefore, different mass of copper and silver are deposited on electrolysis of copper sulfate and silver nitrate solution in separated electrolytic cell. अलग मिलेगा भैया दोनों, कॉपर भी अलग मिलेगा और आपका सिल्वर भी अलग मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 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 चलिए, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मेरे को तो नहीं लग रही है, मेरे को तो नहीं लग रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को तो नहीं लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है चलें नेक्स्ट। ओके सर, क्या बोल रहा है? डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन इज, ये आपको एक सेल रिएक्शन दे दिया, मैंने कहा दे दो भाई, ये भी दे दो, आप क्या कर सकते हैं, आपकी बात तो माननी पड़ेगी भाई। मैंने कहा ठीक है सर, चलो मतलब चलो। सर देखिए कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन 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 डन। अब समझना जरा बात को, ये सॉल्ट ब्रिज आ गया, ठीक है। राइट में रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसका हो रहा है सर? सिल्वर का। तो ये Ag प्लस से Ag, ये हो गया रिडक्शन। और लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? कॉपर का।
ये देखो, ये देखो, क्लियर एकदम, ओके डन। ओके डन, ओके डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं से कहीं तक। मैंने कहा ठीक है सर, देख लो देख लो देख लो भैया, यही है सेल रिप्रेजेंटेशन। ये सॉल्ट ब्रिज, राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। मैच करना हो तो ये कर लीजिए, ये लीजिए। भाई गलत थोड़ी पढ़ाएंगे आपको, आपको क्या लगता है गलत पढ़ा देंगे? नहीं यार, बिल्कुल गलत नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। हो गया नोट डाउन? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर? ये वाले को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। इस तरीके के क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो आपको डील करना आना चाहिए। ये पता क्या होता है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के, जिनके आंसर्स आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि ये वाले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है, कुछ जगह पे थोड़ी सी दिक्कतें बैठती है। जैसे वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस आयन इज मोर पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस आयन इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ वाटर। मतलब कि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अपन, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। इवन देन in the electrolysis of aqueous sodium chloride, why Cl oxidize at anode instead of water? क्योंकि Cl माइनस का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था, ज्यादा था, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा था, ज्यादा था। ठीक है, और वाटर की बात करें तो वाटर का क्या था, कम था। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था क्लोरीन के कंपैरिजन में। देखिए सर, वाटर के केस में क्या होता है, हमें चाहिए होता है ओवर पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल। उतना पोटेंशियल हमारे पास जनरेट नहीं होता है, तो हम किसके केस में चले आते हैं, क्लोरीन के केस में चले आते हैं। ठीक है, एक्वस मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है ना वाटर की, तो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन करवाना है तो हमें पोटेंशियल लगेगा ज्यादा। अब भाई आप खुद बताइए, आपने नमक कितना डाला हुआ, 1 चम्मच, लेकिन पानी कितना लिया हुआ, 1 ग्लास, तो भैया क्वांटिटी वाइज देखे तो वाटर ज्यादा है ना, तो हमें ओवर पोटेंशियल चाहिए उसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। तो अंडर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, किसकी, एक्वस सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट एनोड requires over potential. Requires over potential, hence chlorine is oxidized instead of water. देख रहे हैं, chlorine is oxidized इंस्टेड ऑफ वाटर। बात समझ गए कि वाटर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है ओवर पोटेंशियल। क्या लगता है उसको, ओवर पोटेंशियल, तभी उसका काम हो पाता है, नहीं तो उसका काम नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाना है, उसको तोड़वाना है, उसका ऑक्सीडेशन करवाना है, 2 भयंकर पोटेंशियल। अगर आप पोटेंशियल नहीं दे पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा सर, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जल्दी देखो, जल्दी 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 देखो, जल्दी 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 देखो। हो गया डन? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर। अब चलते 35। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ये क्या होता है सर? ये कौन कौन बताएगा? अगर आपको याद हो तो मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने यही बताया था। नहीं, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 35 सेकंड में होगा, फर्स्ट में नहीं होगा सर। फर्स्ट में पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है, सेकंड में हो सकता है सर, है ना। सेकंड में चांसेस ज्यादा हैं कि सेकंड में अपन को दिख जाए कि हाँ, लेकिन फर्स्ट में नहीं है उम्मीद। ठीक है, अब क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सुनिए सर, पोटेंशियल बिटवीन सुनिएगा ध्यान से सर, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जो वहां पर पोटेंशियल आता है, उसी को अपन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी। कितने टाइप के सर, कौन कौन से सर? मैंने कहा यार बेटा पढ़ाया तो था यार, तुम लोग याद नहीं रखते हो यार। हाँ, पहला था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन सबसे ज्यादा जो चलता है वो चलता है रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि कहीं भी अगर हमने लिख दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। सर हमेशा, क्योंकि हर जगह यूज ही इसी का है, तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मान के चलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मान के चलते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां से यहां तक नहीं आनी चाहिए। देख लो बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से। डन। तो देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट नोट वाली लाइन, क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल, विल बी ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा आप तो लिखवा लो, आप तो लिखवा लो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, A1 तरीके से। जल्दी नोट डाउन करो सर, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी नोट डाउन करिए, फिर दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 35। सर बढ़िया था, शानदार था, लाजवाब था, कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी सर। तो मैंने कहा चालू करते हैं सर, फिर अपन आगे। क्या दिक्कत की बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलते हैं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये क्या दे दिया सर, खतरनाक दिख रहा है, दिया क्या है यार ये? ओह, सेल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है। आपने कहा ठीक है सर। ऐसा लग रहा था ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रांसफॉर्मर। मैंने कहा वही फिजिक्स कहां से आ गई यहाँ पर कि अब मेरे को ट्रांसफॉर्मर पढ़ना भैया, इधर वाइंडिंग उधर वाइंडिंग ऐसा कुछ लेके चलना है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बच गया बच गया। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कपल्ड टू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब ऊपर वाला जो है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको अपन ने किससे कपल कर दिया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। ठीक है, what will be the polarity of electrode A and B in the electrolytic cell? अच्छा, इनकी पोलैरिटी बतानी है, इनकी पोलैरिटी बतानी है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। समझना पड़ेगा सर इसको थोड़ा। देखे कैसे? देखे, चलो समझो। सर ये नेगेटिव से क्या हो रहा है? यहां पर कौन है हमारे पास? जिंक है। हम जानते हैं यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और यहां कॉपर का रिडक्शन होगा। पक्की बात है कि नहीं है सर? 100% पक्की बात है। यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जाके कहां पहुंचे? इस वाली प्लेट पे पहुंचे। अब ये एलएसी वाली प्लेट पे पहुंचे, ये भी नेगेटिवली चार्ज है भैया, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे। फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, ये, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ। तो भैया मेरे हिसाब से तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो नेगेटिव है। किसकी? ये वाले इलेक्ट्रोड की। इसकी पोलैरिटी कैसी है? नेगेटिव है। और भैया इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के अब दूसरे वाले की तरफ, ये देखिए ना, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ने क्या करा है? रीच करिए। तो रीच करिए मतलब किसके तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। तो मेरे हिसाब से बी वाले की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी और ए वाले की पोलैरिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी सर, नेगेटिव होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो।
तो सर ए की पोलैरिटी जो है वो क्या है अपनी नेगेटिव हो गई और बी की पोलैरिटी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, है ना, यही बात है क्या नहीं है। यहां देख लेते हैं, शायद यहां भी यही लिखा हुआ है सर, ए विल हैव नेगेटिव पोलैरिटी एंड बी विल हैव पॉजिटिव पोलैरिटी। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, 101% ये बात बिल्कुल सही है। ए की पोलैरिटी नेगेटिव है और बी की पोलैरिटी कैसी है पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ए विल हैव नेगेटिव पोलैरिटी एंड बी विल हैव पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक ठीक, डन 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 डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार चेक कर लो, ए नेगेटिव, हाँ चलिए। वाई इज ऑल्टरनेटिंग करेंट इज यूज फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज किया जाता है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। भैया आयंस का खेल होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस वेरी निकलते हैं अगर ऑल्टरनेटिंग करंट होता है तो। अरे यार अब क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो एक साइड शायद पूरे पॉजिटिव और एक साइड पूरे नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी चेंज होती है, तो अगर देखा जाए तो एक बार अगर इधर गया है तो एक बार उधर गया है, मतलब पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप इतना याद रखो कि उसके आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। क्या रहेंगे सर जी, फिक्स रहेंगे, एकदम फिक्स। concentration of ions remains fixed, in the solution remains the same। कैसे रहेंगे, remains the same। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़े। चलो देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से बचाने के काम में आता है, नहीं तो सर भैया फिर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा आराम से। मतलब कभी भी अगर आपने देखा कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस, तो अब क्या होता है सर, एक टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, डीसी करंट में तो यही होगा ना, और एक टर्मिनल हमेशा नेगेटिव बना रहेगा। तो सर जी एक पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता ही रहेगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहा तो वहां पर क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया तो भैया सीधे सीधी बात है, अब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ सब्सटेंस जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ एनोड पे निकल जाएगा, तो भैया कंसंट्रेशन वेरी कर जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर ऑल्टरनेटिव करंट है, कौन सा करंट है, ऑल्टरनेटिव, तो इलेक्ट्रोलाइटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कभी ये पॉजिटिव, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये पॉजिटिव, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा तो फिर आपके कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिमेन्स द सेम। कैसा रहेगा, रिमेन्स द सेम। जल्दी देख लो एक बार, कैसा रहेगा, रिमेन्स द सेम। जल्दी देख लो एक बार भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, रिमेन्स द सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन, बात क्लियर है, मैंने कहा एक तरफा। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। Alternating current is used to prevent electrolysis so that the concentration of ion in the solution remains constant। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं सर, सुनिए। A galvanic cell has electrical potential of 1.1 volt। कितना, 1.1 volt। An galvanic cell and electric potential of 1.1 volt। मैंने कहा ठीक है सर। If an opposing potential of 1.1 volt is applied to this cell। सर जी सीधी सी बात है, आपको उसने बोल दिया एन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ई सेल दे दिया आपको कितना, 1.1 वोल्ट। ठीक है, इफ एन अपोजिंग पोटेंशियल, ओ माय गॉड, एक्सटर्नल पोटेंशियल की बात कर दिया, अपोजिंग पोटेंशियल मतलब 1.1 वोल्ट, वो भी लगा दिया। व्हाट विल हैपन टू द सेल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। देखो सर इधर आओ, मान लो आपका ये एक सेल था, मैं पूरा सेल तो नहीं बनाऊंगा, थोड़ी सी बात है बस, सॉल्टवेज नहीं बनाएंगे अपन। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए बस। तो इसके अक्रॉस आपका ई सेल आ रहा है कितना,
1.1 वोल्ट, मतलब ये सेल पूरा काम कर रहा है, सारी प्रोसेस कर रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है और आपको कितना पोटेंशियल दे रहा है 1.1 वोल्ट। मैंने कहा ठीक है सर, ये हमको आउटपुट दे रहा है। अब आपने क्या करा, अब आपने क्या करा, इसको इनपुट दे दिया। ये हमको आउटपुट दे रहा था, आपने इसको इनपुट दे दिया। इसने कहा ले हम दे रहे हैं तेरे को। उसने कहा कितना पोटेंशियल दे रहा हो, कम देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने भी दे दिया 1.1 वोल्ट। और ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा अपोजिंग वोल्टेज या अपोजिंग पोटेंशियल। तो मतलब बात ये आ रही है, जितना वो काम करवा के निकाल रहा है उतना आपने उसको दे दिया। दोनों अपोजिंग हो गए, बराबर हो गए, मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल। तो आप खुद बताइए कि सर जितना वो कमा के दे रहा था उतना अगर आप उसको दे तो कहेगा यार इतना तो मैं कमा रहा हूं और इतना मेरे को वापस मिल रहा है, तो मैं क्यों करूं। तो इस टाइम पे आपका, जब भी आपका ई सेल और ई एक्सटर्नल बराबर हो जाते हैं, इस टाइम पे आपका सेल हो जाता है स्टॉप। सेल की वर्किंग हो जाती है स्टॉप। अब सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जब आपका ई सेल ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है, आपका सेल हो जाता है स्टॉप। आपका सेल हो जाता है स्टॉप। बात समझे, क्या हो जाता है, स्टॉप। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर। जल्दी देख लो एक बार जल्दी देख लो भैया, थोड़ी सुंदर तरीके से देखेंगे तो मजा जल्दी आएगा। कौन से तरीके से, सुंदर सुंदर सुंदर, ठीक है, हो गया। चलो ये देखिए सेम चीज यहां पे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज दिस, द अपोजिंग पोटेंशियल ई एक्सटर्नल इज दिस। तो ये दोनों कैसे हो गए, बराबर। ई सेल ई एक्सटर्नल के बराबर हो गए। मैंने कहा ठीक है सर, ई सेल ई एक्सटर्नल के बराबर हो गए। मैंने कहा ठीक है। तो आगे, व्हेन अपोजिंग पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू सेल पोटेंशियल, व्हेन अपोजिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल, ठीक है, नो करंट फ्लो थ्रू द सेल, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा सेल में। द रिएक्शन स्टॉप कंप्लीटली, पूरी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि भैया आप ये बताइए, जब आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मेहनत करके आपको दिन का मान लो 1000 रुपए मिल रहा है ना, आप पूरा दिन की मेहनत कर रहे हो एकदम, और आप 1000 रुपए कमा के लेके आ रहे हो रोज, है ना। अब अगर मान लो आप ये कमा के लेके आ रहे हो और शाम को आते से ही आपको पता चला घर में आपको 1000 रुपए और मिल गए, क्या हुआ, घर में आपको 1000 रुपए मिल गए, मतलब आपकी नीड इतनी थी कमाने की और इतना कोई देके जा रहा है, तो आप दूसरे दिन क्या करोगे, काम करने नहीं जाओगे, क्योंकि आप बोलोगे भैया शाम को तो मेरे को 1000 रुपए मिल ही जाएंगे, तो मेरी जो नीड है वो तो फुलफिल हो जाएगी। तो मैंने अपनी मेहनत करना क्या कर दिया, बंद, मेहनत करना बंद कर दिया, तो सेल ने भी मेहनत करना बंद कर दिया, सेल ने मेहनत करना बंद कर दिया, मतलब सेल में रिएक्शन होनी बंद हो गई, सेल में रिएक्शन होनी बंद हो गई, मतलब सेल में करंट फ्लो करना बंद कर दिया। तो द सेल रिएक्शन स्टॉप्स व्हेन अपोजिंग पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट इज अप्लाइड टू द सेल। अगर कम वगैरह होता तो फिर अपन मेहनत कम करते, लेकिन उसने उतनी दे दी जितनी हम कमा रहे थे, तो उसने भैया मेहनत भी बंद कर दी। उसने कहा जा रहे भैया हम बात नहीं करेंगे, उसने कहा जा रहे भैया हम बात नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं, बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी जल्दी, चलो। हाउ विल द, अच्छा कर लिया, इसको नोट डाउन करना ना बेटा, नोट डाउन बराबर करते चलना है, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये दोनों 38 क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, ठीक है सर। 39 क्या बोल रहा है सर, हाउ विल द पीएच ऑफ ब्राइन एक्वस NaCl सॉल्यूशन बी अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अगर उसको इलेक्ट्रोलाइज करवा देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे तो NaCl सॉल्यूशन का तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा,
दिख रहा है? अब देखो क्या होगा, यहां पर Na+ के आयंस है, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, और एक और आयंस है यहां पर, आपने ध्यान नहीं दिए, वाटर के, H+, OH-, H+, OH-, ये भी है ना वाटर के। अब बात ये आती है कि कौन जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पे और एनोड पे। तो मैंने कहा भैया कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन की लिस्ट में दो लोग हैं, H+ और Na+। जीतेगा कौन? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H+। तो H+ जाएगा कहां पर हमारे भैया? कैथोड पे, और निकल लेगा धीरे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोडियम भैया यहीं पर रह जाएगा, सोडियम के तो लंका लग गई तो वो यहीं पर है, सोडियम बेचारा गरीब आदमी नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही अपन एनोड पे देखेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के लिए जाएंगे कौन? दो लोग, OH- और Cl-। यहां पर जो जंग जीतेगा वो जीतेगा कौन? Cl-। अपन जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन में आप जानते हैं H2 और Cl2 बनता है, तो भैया Cl2 निकल जाएगा, बचा कौन पानी में? OH-। हमने कहा ठीक है सर। तो अगर नीचे देखा जाए तो कौन कौन बाकी है? Na+ और OH-, और भैया ये आपस में मिल जाएंगे। ओ माय गॉड सर, और अगर ये दोनों मिल गए, संगम संगम, भैया बेस बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो पहले तो नमक नमक था, नमक मतलब pH 7, और स्ट्रॉन्ग बेस का pH तो ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली pH इंक्रीज होगा, pH विल इंक्रीज। जल्दी देख लो, pH विल इंक्रीज, जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी जल्दी, pH विल इंक्रीज। चलो क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, डन। इसके बाद आने वाला है 40, चेक करो जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत की बात यहां पर होने वाली नहीं है। हो गया तो बताइए जल्दी, हो जाए तो बताइएगा जरूर, तुरंत 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 तुरंत। हुआ? ये देखो, द pH ऑफ द सोल्यूशन, क्या है सर? द pH ऑफ द सोल्यूशन विल राइज एज NaOH इज फॉर्म इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कहा था ना, क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि NaOH बन रहा है, और NaOH क्या होता है? बेस होता है। NaOH क्या होता है? बेस होता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। NaOH क्या होता है? बेस होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल 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 डन सर, क्लियर है? चलिए, एंडिंग ही है भैया, इसके बाद तो एंडिंग ही है इसके बाद तो। हमने कहा ठीक है सर। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 39 जो कि अपना हो चुका है एंड, है ना? अभी देखा ना आपने, ये बढ़िया तरीके से सर। तो ये देख लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एक बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, ये एक बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, 1 नंबर में था सर। लेकिन अब ये मत बोलना सर 1 नंबर के लिए इतना थोड़ी पढ़ेंगे, भैया बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और एक एक नंबर से ही पहुंचते हैं अपन 70 आउट ऑफ 70 या 65+, तभी पहुंच पाओगे। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है सर, घेरते चलो, नंबर जाना नहीं चाहिए कहीं। अगर नंबर गया तो फिर तो लड़ाई है आज, मैंने पहले बोल दिया आपसे, तो ये बात मान के चलना है। तो सर फाइनली आज का लेक्चर यहां पर अपन कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 तक क्लियर हो गए। चलो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दो, चमका के नहीं चमका? एक बार क्वेश्चन नंबर 39 को डाल दो, चमका कि नहीं चमका? जल्दी जल्दी जल्दी, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, ठीक है? और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं बोलेंगे सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सुंदर सुंदर। चलो हो गया, बड़े आगे कंक्लूड कर दें, कर लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है डन। तो सर फाइनली ये लेक्चर यहां पर होता है खत्म। लेकिन सर टाइप 3 खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू है क्वेश्चन नंबर 40 से। लेकिन सर कहां तक है बताएंगे आप हमको? मैंने कहा नहीं, वो पोल थोड़ी खोलेंगे, सिर्फ इतना बचा है 40 से चालू होगा। सर ये तो हमें ही पता चल गया, 39 पे खत्म हुआ है, 39 पे खत्म हुआ, तो 40 पे ही चालू होगा ना। मैंने कहा ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये करके दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि आपके काम की चीज है बहुत ज्यादा, तभी जाके आपको सारी चीजें मिलने वाली है। लाइक और शेयर पे अपनी बात हो चुकी है, आप लोग कर देंगे, है ना? बढ़िया लगा वीडियो, करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सर। ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बढ़िया और शानदार तरीके से, डन 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 डन, 100% फ्री वॉच, ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। मैं तो आपसे पहले ही कहता हूं सर, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ करवाया जाता है, सब कुछ बढ़िया और लाजवाब तरीके से। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन 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 डन, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं, वहीं हिंदी मीडियम अगर कोई है ले आओ पकड़ के जल्दी, सीबीएसई दिल्ली के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये 4 स्टेट बोर्ड और हैं। सर वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स, क्या ही कहने सर, दिसंबर में तूफान आने वाला है और उसका नाम रहेगा क्रैश कोर्स। तो अभी ये सब निपटा लो, फिर उसको तो फोड़ ही देंगे अपन, उठा उठा के मारेंगे, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो, एड फ्री फॉर्म में सब कुछ मिलने वाला है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा है, लेकिन यहाँ पे भी सब प्लेलिस्ट के फॉर्म में, बस डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। डिस्ट्रैक्शन हुआ पटापट आवाज आएंगी, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर। तो कल मिलते हैं, टाइप 3 आएगा, नहीं सर टाइप 4, अरे मैंने कहा अभी आधा बाकी है ना, टाइप 3 आएगा सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। कल कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।